25 अरब रुपए और एफबीआर ने जो कलेक्ट किए हैं 4,440 अरब रुपए, मीन के 115 अरब रुपए इन्होंने, नहीं 25 अरब, 25 अरब, बल्कि इसको ऐसे कर लीजिए, इनका हदफ तो 4,425 था ना, 4,425 अरब रुपया, ठीक है, 4,440 हो रहा है। अच्छा, डेवलप हो रहा है, अभी भी डेवलप हो रहा है इनका, अभी तक की जो हाँ 15 अरब रुपए, 15 अरब यहाँ से अभी, और फर्दर इसमें कोई 30-40 अरब रुपए का मजीद इंक्रीज आ सकता है। मेरा सवाल जो आपसे ये है कि एक तरफ हमने पहले सेगमेंट में बात की कि मईशत बिल्कुल रुकी हुई है, हर तरह से चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है, बट ये इन आइसोलेशन कैसे ये काम कर रहा है, कैसे जो हमारा टैक्स का हदफ है वो हम अचीव कर पा रहे हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? नंबर्स बाद में डिस्कस कर लेते हैं। 2-3 बड़े फैक्टर्स हैं इसके कि एफबीआर अपना जो अहदाफ है वो तमाम उसके मंथली जो अहदाफ हैं वो हासिल हो रहे हैं। नंबर 1, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। जब ये केयर टेकर्स आए इक़्तिदार में तो इन्होंने फैसला किया चेयरमैन एफबीआर को चेंज करने का, बल्कि उस वक्त जो चेयरमैन थे वो रिटायर होने वाले, तो नए चेयरमैन की अपॉइंटमेंट का एक सिलसिला जो है वो पीडीएम के टाइम पे शुरू हो चुका था और उन्होंने जो इनकम्बेंट चेयरमैन है उनको उन्होंने अपॉइंट कर दिया। जो नई केयर टेकर गवर्नमेंट थी उनको चेंज करना चाह रही थी। अब इसके 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये कि जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई उस वक्त एक डीएमजी के ऑफिसर थे, उनको चेयरमैन एफबीआर लगाने की बात हो रही थी। तो मेरे किसी स्टेज पे, मैंने शायद इस पे पहले भी जिक्र किया था, बात हुई तो उन्होंने कहा जी आपके ख्याल में सर्विस से बंदा कौन आना चाहिए, क्या ये चीज जो हम करने, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर आपने चेयरमैन एफबीआर लगाना है तो फ्रॉम द सर्विस लगाएं, वो अच्छे हैं बुरे, वो अपने काम को जानते हैं। डीएमजी को टैक्स के मामलात का नहीं पता। बीच में एक आध अच्छे चेयरमैन भी गुजरे बट उनको 6 माह स्ट्रगल करना पड़ा था। मैंने कहा था कि अगर आपने डीएमजी से कोई भी किसी भी कितने भी कॉम्पिटेंट ऑफिसर को लगा दिया चेयरमैन एफबीआर, तो सितंबर का आपका अहदाफ हासिल नहीं होंगे। अब तो दिसंबर भी गुजर गया ना, तो आपको एक टैक्स में शॉर्टफॉल आएगा, आपको एक मिनी बजट लेके आना पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि जिसको भी लगाना है आप सर्विस से लगाएं। इन्होंने इनकम्बेंट चेयरमैन जब वो लग गया, फिर ये वाली गवर्नमेंट है, इन्होंने इसको चेंज करने की कोशिश की, फिर वही डिबेट शुरू होगी। खैर समहाउ फैसला यही हुआ कि इनको रिटेन करना है। नो, दिस मैन नोज हिज वर्क। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा इसके अंदर फैक्टर ये है कि कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट्स आए कमर्शियल बैंकों के। अब कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनका इस साल का जो एस्टिमेटेड उनका मुनाफा है को 1000 अरब रुपए से ज्यादा का हो सकता है, और उनकी हैवी टैक्सेशन भी होती है, और ऑन एवरेज 48% अपने जो इनकम का वो टैक्स में दे रहे होते हैं बैंक्स। तो चूंकि हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं तो उनकी हाई प्रॉफिट्स हैं बैंकों की, तो हाई प्रॉफिट्स हैं तो इनकी टैक्स कलेक्शन वहां से ज्यादा आ रही है। फिर रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर टैक्स रेट्स में काफी इन्होंने चेंजेस की थी एट द स्टार्ट ऑफ द फिस्कल ईयर, उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तीसरा जो एक चीज अच्छी है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली एफबीआर के ऊपर बड़ा ही एक सख्त किस्म का चेक है इस वक्त, और वो चेक सिविलियंस की तरफ से भी है। केयर टेकर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी रेगुलरली एफबीआर विजिट करती रहती है, और मिलिट्री की तरफ से भी एक चेक एफबीआर के ऊपर है। तो उसकी वजह से एफबीआर जो है अपने टोज के ऊपर है और वो परफॉर्म कर रही है। ये 3 फैक्टर्स ने जो कंट्रीब्यूशन उसकी थी, अब आप देख रहे हैं कि चीजें, और फिर इन्फ्लेशन नंबर 4, महंगाई जब बढ़ती है तो आपकी चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, फिर टैक्स कलेक्शन भी उससे बढ़ जाती है। आपका जो माजी में आपको जो बेनिफिट हुआ एक्सचेंज रेट का, उधर से तो नुकसान हुआ, लेकिन एफबीआर को बेनिफिट हो जाता है ना कि इंपोर्ट के ऊपर जो चीज आती है उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है रुपए में, और उसके ऊपर इंपोर्ट के ऊपर आपका टैक्स भी पहले तो 53-54% होता था, अब अराउंड 40% इंपोर्ट के ऊपर कलेक्ट होता है, तो उसकी वजह से उसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स ने मिलके एक ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया। लेकिन इसके अंदर ठीक है, जो नंबर हमने रखा उससे ज्यादा एफबीआर ने अचीव किया, लेकिन एक एब्सोल्यूट नंबर होना और टैक्स बेस को बढ़ाना, देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। क्या टैक्स बेस भी बढ़ रही है? नंबर थोड़े से बता दें, फिर वो टैक्स बेस के ऊपर भी आ जाते हैं। नाज़रीन, जो आईएमएफ ने हदफ दिया था एफबीआर को या पाकिस्तान को, 6 माह में इनकी टैक्स कलेक्शन को चाहिए थे 4425 अरब रुपया। इनका जो आज सुबह तक का नंबर था वो कोई रफली कोई 4445 अरब रुपया हो गया था, और एफबीआई का ये ख्याल है इसमें 35 से 40 अरब रुपया मजीद आ जाएगा। इसमें जो एक इनकरेजिंग फैक्टर है वो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, उसका जो शेयर है ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो गया। ऑल्दो उसमें सैलरी क्लास के ऊपर एक अच्छा खासा बर्डन है, अभी भी एक्सपोर्टर्स और रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो उसे उस तरीके से अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहा। जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कोई 2135 अरब रुपए इन्होंने इकट्ठे किए हैं, और इसकी जो कंट्रीब्यूशन टोटल टैक्सेस जो इकट्ठे हुए हैं 6 माह में वो कोई 48% है, विच इज वेरी गुड। ये कुछ अर्सा पहले तक 35-36% के ऊपर होती थी, और ये ग्रेजुअली अगर ये रेशियो जो है ये 60% की तरफ चली जाए तो एक जो इनइक्विटी है टैक्सेशन सिस्टम के अंदर वो खत्म हो जाती है। सेल्स टैक्स अभी भी एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। सेल्स टैक्स में इनकी जो कलेक्शन है वो कोई 1510 अरब रुपए के करीब है,
जो हदफ से ये 200 अरब रुपए से भी ज्यादा कम है। इसमें इंपोर्ट के ऊपर इनको काफी मार पड़ रही है क्योंकि इंपोर्ट्स कम हो रही है, उसकी वजह से वहां से इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स कलेक्शन है वो भी कम हो रही है। बट अभी भी जो इंपोर्ट्स के ऊपर सेल्स टैक्स इकट्ठा हो रहा है वो टोटल सेल्स टैक्स कलेक्शन का 60% से भी ज्यादा है। तो इंपोर्ट्स का अभी भी जितना भी है एक अच्छा खासा इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन है। जो भी लीकेजेस हो रही हैं सेल्स टैक्स में वो डोमेस्टिक स्टेज के ऊपर हो रही है, जिसको चेक करने की जरूरत है। एक्साइज ड्यूटी है वो 265 अरब रुपए इकट्ठा किया है और कस्टम ड्यूटी का जो हदफ है वो हासिल नहीं हो पा रहा मुसलसल 6 माह से, और उसकी वजह वही है कि आपकी इंपोर्ट्स कम है। कोई इसमें कोई रफली 100 अरब रुपए से ज्यादा का शॉर्टफॉल है और कोई 535 अरब रुपए की कलेक्शन है। तो ये तो कामरान इनकी परफॉर्मेंस थी। अब आ जाते हैं टैक्स बेस के ऊपर, विच इज अ क्रिटिकल पॉइंट। दूसरा जो आईएमएफ की तरफ से इनके एक काम करना है वो इन्होंने जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसको भी कमिट किया है कि जो नंबर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स हैं वो उसको बढ़ाकर इन्होंने तकरीबन 65 लाख तक लेके जाना, विच इज क्वाइट हाई टारगेट। पिछला माली साल जो था टैक्स ईयर 2022, इसमें अभी तक इनके पास कुछ 53 लाख के गोशवारे आ चुके हैं। बट इस साल जिसका इन्होंने 65 लाख करना है, 65 लाख के मुकाबले में अभी तक कुछ 36 लाख गोशवारे इनके पास जमा हुए। अब मेरे चेयरमैन एफबीआर से इसके हवाले से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि कुछ हमारे ऊपर लीगल रिस्ट्रिक्शन इन वे थी कि जब आप किसी को नोटिस देते हो, इन्होंने कोई रफली अच्छे खासे लोगों को इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स नोटिस भी देना शुरू कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि हमें उसमें एक टाइम उनको देना पड़ता है। तो वो टाइम जो मैक्सिमम था किसी को मिलने का वो इनका 28 दिसंबर को खत्म हो गया। नाउ व्हाट ही इज सेइंग कि अगले महीने से जो इनके पास एक नई इन्होंने अथॉरिटी ली है अंडर द लॉ कि आपका बिजली का गैस का कनेक्शन, आपके जो सिम कार्ड है उसको ब्लॉक करना, उसकी तरफ कहते हैं हम जा रहे हैं और एक सेल्स टैक्स जनरल ऑर्डर एक इशू करने जा रहे हैं जिसके तहत उन तमाम अफराद के नाम होंगे उसमें ऑर्डर में, वो ऑर्डर जारी होगा और उसके बाद उनके जो कनेक्शन है डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। लेकिन इनका ये ख्याल उसके बाद एक रैपिड इंक्रीज है। लेकिन उसको इंश्योर कैसे करेंगे? ऐन मुमकिन है कि फर्ज करें कि मेरे घर पर मेरे नाम पर एक घर है लेकिन मैंने वो रेंट आउट किया हुआ है और मैं टैक्स अपनी रिटर्न नहीं भरता और उसकी वो बिजली काट देते हैं, तो वो नुकसान तो वो जो किराएदार है उसका होगा। तो इसको ये कोई मैकेनिज्म इन्होंने बनाया है कि एक्चुअल वो टारगेट करे उन्हीं लोगों को, ये ना हो कि उसकी वजह से कंफ्यूजन वो क्रिएट हो इस तरह की। मेरा ख्याल ये बिजनेस प्रेमिसेस को पहले टारगेट करने जा रहे हैं, इंडिविजुअल्स को ये कम करेंगे, मतलब इंडिविजुअल में भी जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं उनको ये ज्यादा हिट करने जा रहे हैं। बट दिस इज अ चैलेंज जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि आप कैसे सही बंदे तक कैसे पहुंच सकते हो। मतलब मैं खुद अगर किराए के घर पे रहता हूं तो मीटर तो मेरे नाम पे नहीं है ना, वो तो किसी और के नाम, और आप अपनी रिटर्न भरते हैं और हो सकता है जो आपका मालिक है वो नहीं भरता, वो बिजली काट के चले जाएंगे, वो बिजली काट के चले जाएंगे। तो ये इसके अंदर कैच है। लेकिन ये जरूर है कि फिर आपकी तरफ से आप मालिक पे दबाव डालेंगे, वो कहेगा जी भाई तुम अपना और घर किराए पे ले लो, ये मेरा काम है, मैं तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं। दैट्स अ सेपरेट पॉइंट, बट दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। अभी ये कर ये रहे हैं जो इनिशियली नोटिस देने जा रहे हैं कि वो तमाम लोग जिनकी सालाना आमदन पिछले 3 साल या 5 साल में कोई 50 लाख रुपए से ज्यादा थी और उन्होंने किसी एक साल में रिटर्न फाइल किया या आप नहीं कर रहे वो, तो पहली फेज में तो उनको ये नोटिस देने जा रहे हैं कि जो आप कह सकते हैं हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स तो नहीं कह सकते, बट जो आपका एक ऐसा तबका जो टैक्स नेट में होना चाहिए और नहीं है, ये इनका चैलेंज। अगर ये इसके ऊपर ये मीट कर गए ना ये वाला चैलेंज, अगर टैक्स बेस बढ़ा ली। और फिर दूसरी बात ये कि सिर्फ गोशवारा फाइल करना काफी नहीं होता। इस वक्त जितने भी गोशवारे एफबीआर के पास जमा हुए हैं उसमें तकरीबन हर 10 में से 4 ऐसे अफराद हैं जिन्होंने अपनी आमदन नील शो की हुई है, उन्होंने सिर्फ गोशवारा जमा करवाया, कोई आमदन क्लेम नहीं की। उसको पकड़ने के लिए इनके पास एक अच्छा ऑडिट का विंग होना चाहिए कि उनके जो रिटर्न्स हैं उसका ऑडिट कर सकें और उसके बाद उनको नोटिस दें और उनको टैक्स नेट में लेके। इट्स अ चैलेंजिंग जॉब। अब एक प्रेशर है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर है, दोनों साइड से, मिलिट्री साइड से भी है और सिविलियन साइड से भी है। और अगर टीम भी अगर डिलीवर कर सकती है और अभी तक कर रही है तो आई होप अगर ये कर सके तो दैट विल बी ग्रेट। बट एक और इशू है जिसको अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, जो एफडीआर की रिस्ट्रक्चरिंग है ना, उसमें कुछ अभी एक दफा फिर कोई सीरियस सेटबैक्स आ रहे हैं।